व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्ट बी ऑफ द यूनियन बजट 2023 जो कि प्रेजेंट किया गया ऑन February 1, 2023 बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। टू डिस्कस अबाउट दिस बजट वी हैव विद अस आवर एक्सपर्ट टीए प्रिंस शाह। आज के इस शॉर्ट क्लिप में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्रूशियल इंपैक्ट या तो चेंजेस जो कि सजेस्ट किए गए हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और अदर एरियाज। So, firstly, we will understand what are the key with respect to direct taxes. So, with respect to previous years, अब तक इस साल में 45% of the tax returns जो नए पोर्टल से फाइल किए गए वो 24 आवर्स में प्रोसेस हुए हैं. सो दिस वाज वेरी बिग टेक अवे फ्रॉम प्रीवियस ईयर. देन एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड फॉर रिटर्न्स which was previously 93 days average was reduced to 16 days in last 8 to 9 years, and this year they had processed more than 6.5 crore returns. So these are the key takeaways from previous year with respect to new income tax portal and how they are processing that return, and there is reduction in timing for processing of the return. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो सरकार के एफर्ट्स है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें जो न्यू पोर्टल लाया गया है एंड द एनालिसिस एंड द डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स व्हिच द गवर्नमेंट इज यूजिंग, तो उसकी वजह से जो जनरल लेमैन या सैलरीड पीपल में जो फियर था कि हमारा रिटर्न हम फाइल करते हैं, जो हमारे टैक्स टीडीएस डिडक्ट होता है वो डिलेड आता है या तो बहुत लंबे समय के बाद आता है या हमारा रिटर्न प्रोसेस नहीं होता। तो रिफंड अभी बहुत फास्ट हो गया है और प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट हो गया है. सो दीज आर द टेक अवेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स. और प्रीवियस बजट में था कि मतलब प्रीवियस ईयर में नया पोर्टल आया था तब लोगों को था कि ये कैसे चलेगा, बट नाउ इट इज़ वेरी स्मूथ. So that is the takeaway for that portal. Now we will understand what are the key changes in this budget. So we will dissect in 3 ways. So one is for individuals में क्या इफेक्ट हो रहा है, then corporates पे क्या इफेक्ट हो रहा है, and other areas. So उसमें हम will cover indirect tax as well and some other changes जो crucial इतने नहीं है but that are important changes. So firstly we will understand what are the changes for डायरेक्ट टैक्सेस इन. सबसे पहले जैसे कि अभी बीच में आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है आफ्टर द बजट की टैक्स एक्सम्पशन लिमिट जो 5 लाख थी उससे बढ़ा के 7 लाख की गई है. अब उसमें देयर इज सम डायलेमा, या अगर आप व्यूअर्स को बता पाए इन लेमन टर्म्स कि 5 लाख से 7 लाख जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें एट द एंड जो रिटर्न फाइलर्स है उनके एंड पे क्या बेनिफिट है, उनको अंडरस्टैंडिंग क्या लेनी है बेसिकली विद रिगार्ड टू इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख. सो ये 5 लाख टू 7 लाख में थोड़ा समझने जैसा है कि ये सिर्फ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू न्यू टैक्स रिजीम, और अभी नया टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट रिजीम हो गया है और यू हैव टू चूज फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम. सो नाउ पहले क्या था कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम था और न्यू टैक्स रिजीम यू हैव टू चूज, एंड दैट न्यू टैक्स रिजीम वाज नॉट दैट मच बेनिफिशियल. सो हम वी विल सी द रिकॉर्ड. सो उसमें न्यू टैक्स रिजीम बहुत कम, मतलब 5 से 6% लोगों ने ही चूज किया था प्रीवियस 2-3 सालों से. सो टू मेक दैट मोर इफेक्टिव दैट न्यू टैक्स रिजीम, गवर्नमेंट हैड इंक्रीज्ड basic exemption limit for new tax regime also, and standard deduction there is rebate under section 87A was also introduced for new tax regime. So now if you have income up to 7 lakh in new tax regime, then you don't have to pay any amount of single rupee for tax. मतलब इसमें लोगों को ध्यान ये रखना है कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपके पास 2 मेथड्स है, एक ओल्ड रिजाइन है, एक न्यू रिजाइन है. और जो बात की गई है इंक्रीमेंट फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख वो सिर्फ न्यू रिजाइन के लिए एप्लीकेबल है. तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हमें ये खास ध्यान रखना है कि अगर आप न्यू रिजाइन में फॉल होते हो तो आपकी लिमिट 7 लाख है, अदरवाइज आप ओल्ड रिजाइन में हो तो आपकी लिमिट 5 लाख एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं. पहले तो ये न्यू रिजीम क्या है और ओल्ड रिजीम क्या है उसको हम बेसिक उसका डिफरेंस समझ लेते. न्यू टैक्स रिजीम है उसमें गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड before 3 years they had proposed new tax regime where they are not allowing any exemptions and deductions. So they are not allowing house rent allowance, standard deduction, then deduction under section 80C, 80D, all the deductions are not allowed, and even for businesses deduction under section 35AD, that all deductions which are deduction on scientific research, all deductions are not allowed. So
In that case, if you have that deductions, then you have to make comparatives for whether how much liability you are having in old tax regime and how much liability you have in new tax regime. So that difference you have to identify, and for that purpose you need to go to professionals. So that is the key. And there is one more positive change with respect to high income person. So for them, if any person has income more than 5 crore, then for them there is highest surcharge of 37%, and it is making more than 40% of taxation. So for them now that surcharge is reduced to 25%. So highest cap surcharge is now 25%, and due to that their effective rate will be around 39%. So which will reduce from more than 40 to 39%. So that is positive for high net worth or high income people. Then there is a increase in tax exemption limit to 25 lakh for leave encashment. So if someone is retiring and he is having a leave encashment, so many people have a huge amount of leave encashment. In that case, that previous limit was up to 3 lakh only, so now they had changed to 25 lakh. Then these are the major changes with respect to individuals. We will now discuss about corporates and a person having business income. So with respect to business income, if we consider MSME, small people, then firstly there is a change in presumptive taxation. So with respect to presumptive taxation, if you have a turnover of up to 3 crore, then you now can choose for presumptive taxation for business under section 4480. एंड जो प्रोफेशनल्स है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, उनके लिए जो 50 लाख की लिमिट थी अंडर सेक्शन 44 ADA, वो अभी 75 लाख की कर दी है. सो अंडर बोथ द सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिमिट इज इंक्रीज. बट एक कंडीशन है कि आपकी जो रिसीट्स है, ग्रॉस रिसीट्स, वो 95% से ज़्यादा बैंकिंग चैनल से. सो दैट मीन्स अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और UPI, उससे पैसा आना चाहिए, कैश में रिसिट्स नहीं होनी चाहिए. एंड देर इज वन मोर वेरी गुड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 43B. सो मैनी MSMEs आर फेसिंग कि उनका पेमेंट टाइम से रिलीज नहीं होता था. इन दैट केस अगर पेमेंट आपको नहीं मिल रहा है, सो कैश बेसिस पे ही अभी डिडक्शन हो गया है. सो अगर MSME को पेमेंट नहीं हुआ है तो कैश बेसिस पे ही डिडक्शन मिलेगा. सो बिजनेसेस आर नॉट अलाउड डिडक्शन फॉर पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू MSME. देन ये तो इन सेम लाइन विद जैसे बोनस और प्रोफेशनल प्रोविडेंट फंड में है ट्रीट. बोनस, प्रोविडेंट फंड, ये से लेके रिटर्न फाइलिंग तक के पीरियड में भी अगर आप पेमेंट करते हो, मतलब टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट टू MSME, in that case only on cash basis that will be allowed in your income tax return. Perfect. So now there are some changes with respect to cooperatives. So with respect to cooperative, there is one new section inserted, that is section 115BAE, which is allowing a tax rate of 15% for जो MSME मैन्युफैक्चरिंग में है. सो इन ओनली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग MSME, जैसे सेक्शन 115BAA है वैसे ही 115BAE है. सो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो टैक्स रेट विल बी 15% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज. And then there is one more change is with respect to section 269 SS and T for primary agriculture credit societies. So primary agriculture credit societies जो है उनमें अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं या लोन का पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, इन दैट केस आपको 20,000 नहीं देखना है, 2 लाख की लिमिट देखनी है. 269 SS and T both section. Then there is a higher limit for that primary agriculture cooperative societies as well as that cooperative societies which are in functions of deposits and lending. So उनके लिए जो 194N में डिडक्शन, TDS डिडक्शन 1 करोड़ का लिमिट है, वो 3 करोड़ हो गया है. So that is also one more change with respect to section 194N for cooperatives. Then there are some positive changes for positive for startups as well. So in previous budget there is limit up to 1/4/2023. अगर आपका कोई स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो ही सेक्शन 180 IAC का डिडक्शन था.
जो एग्जम्पशन दे रहा है 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे, सो उसमें अगर स्टार्टअप कोई 1/4/2024 तक इनकॉर्पोरेट होता है तो उसको भी सेम बेनिफिट एक्सटेंड हो रहा है. एंड वन मोर चेंजेस इज विथ रिस्पेक्ट टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस फॉर स्टार्टअप. सो मैनी स्टार्टअप्स, बिकॉज स्टार्टअप्स में नया इन्वेस्टमेंट होता है तो नए कैश बर्न होता है तो लॉसेस बहुत ज़्यादा रहता है इनिशियल ईयर्स में. और promoters and investor will change their holding. So in that case, previous section is not allowing that liberty. So in that case, अगर आप स्टार्टअप है तो आपको कैरी फॉरवर्ड का 7 साल से 10 साल तक का कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का आपको बेनिफिट हो रहा है. देन देर आर सम रैशनलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू certain income of authorities, boards and commission set up by statute of union and states. So उनके लिए exemption दे दिया गया है in this budget. Then there is one more with respect to IFSC. previous budget में बहुत सारे changes गिफ्ट सिटी और IFSC के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे, बट इस बार बहुत सारे फंड्स है जो IFSC में locate हो रहे हैं. So for them there is limit. That date was previously 1/4/2023, which date changed to 1/4/2025. So अगर आपका कोई फंड है और आप स्पेशल पर्पस व्हीकल IFSC में बना रहे तो आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो बेनिफिट आपको मिलेगा 1/4/2025 तक. देन वी विल लुक एट सम इनडायरेक्ट टैक्सेस चेंजेस. तो उसमें द पर्पस इज विथ रिस्पेक्ट टू दैट चेंजेस आर विथ रिस्पेक्ट टू हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सके और हमारा प्रोडक्ट कैसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो पाए. तो उसका ही मेन पर्पस है दिस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो नाउ वी विल लुक एट कस्टम चेंजेस. सो कुछ चेंजेस कस्टम ड्यूटीज़ में चेंज किए हैं. सो विथ रिस्पेक्ट टू import of capital goods for lithium batteries. So for green economy, बजट में फोकस बहुत सारा ग्रीन इकोनॉमी में था. तो हम ग्रीन और सस्टेनेबल इकोनॉमी करने के लिए हमें EVs चाहिए. उसके लिए उसका मेन बेस है लिथियम आयन बैटरीज. सो उसका जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी ड्यूटीज़ को कम किया गया है. देन इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंस. सो ड्यूरिंग दिस ईयर वी हैड सीन record production of mobile devices. Now to make that more production for mobile devices, some camera lenses we are importing. For them also there is decrease in custom duty for them. Then there is a key input for production of shrimp feed. So बहुत सारा मत्स्य उद्योग हो रहा है. So मत्स्य उद्योग में भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं हम श्रिम्प का प्रोडक्शन करने के लिए. तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है. Then in this budget there is a very much importance given by finance minister, and many times she had spoken about lab grown diamonds. So we are currently the highest manufacturer of natural diamonds. So we are processing highest natural diamonds, but now government is giving focus on lab grown diamonds. So that is a very new industry and upcoming industry. So उसके लिए lab grown diamonds के seeds we are importing और उसका custom duty भी इस बजट में कम किया गया है. Then on certain copper scale concessional basic custom duty is also given. So these are all major custom related. Basically custom related जो benefits है that is more focused towards investment and capitalization of the industries, जहाँ से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट मोर एंड मोर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट. अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है तो उसमें चार्जेस ज्यादा है, ड्यूटी ज्यादा है और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता और प्रोडक्शन का कॉस्ट आपका बढ़ जाता है. सो दैट प्रोडक्ट डोंट बिकम इंपोर्टिंग दोस रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, so that becomes more cheaper. यहाँ पे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी आगे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा and domestic sales. Majorly we will become, our product will become more competitive in market. That is the main reason to reducing custom duties and to promote those industries. There are certain changes with respect to GST as well. So GST में इस बार बजट से बहुत सारे changes नहीं हुए हैं, बट उसमें एक चेंज है that is with respect to लिमिट बढ़ गई है. मतलब कैप रख दिया गया है GSTR 1, 3B एंड GSTR 9 फाइल करने के लिए. सो प्रीवियसली यू कैन फाइल GSTR 1, GSTR 3B एंड 9 अप टू एनी पीरियड, बट नाउ सो अगर फॉर एग्जांपल आप जनवरी का GSTR 1 फाइल करना है, सो दैट कैप इज नाउ 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ जनवरी रिटर्न.
सो और फॉर GSTR 9 ऑल्सो उसका जो ड्यू डेट होगा उससे 3 साल तक में आप फाइल कर सकते हैं, उसके बाद दैट रिटर्न विल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9. Then there is one change which was brought by that GST Council, that they will consider to put e-commerce operators in composition scheme. So now they had also incorporated that thing, that e-commerce operator supplying goods via e-commerce operator will now can get benefit of composition scheme. Then there is a इसमें हमने देखा है फॉर एग्जांपल कि जो स्मॉल स्केल ट्रेडर्स है वो कंपोजिशन स्कीम अवेल करते थे ताकि उनके जीएसटी कंप्लायंस ज्यादा ना आए, बट नाउ कंसीडरिंग द ग्रोथ ऑफ आईटी प्लेटफॉर्म्स and e-commerce platforms, many of the traders have started doing business on the very online platforms, say for example Amazon, Flipkart, Myntra. So now considering that scenario, now जो traders है कंपोजिशन स्कीम में, अगर वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डील कर रहे थे तो उनको इनके लिए भी बेनिफिट है। और पहले क्या था कि आपको कंपलसरी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ता था, मतलब अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल 5 लाख का ही है और कोई घर से ही कर रहा है, छोटा मोटा कोई लेडीज कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, इन दैट केस उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। बट इससे क्या होगा कि आप कंपोजिशन में बहुत कम कंप्लायंस कर रहे हो और छोटे से स्केल का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। Then there is one changes with respect to ITC of CSR activities. So there is very much discussion about कि CSR का क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। So by this budget that discussion is end. So they had incorporated new section by which CSR का जो भी expense है उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। Then there is totally be expensed out for the CSR company. Then there is a reversal for common ITC for warehouse goods. That is also a new change which was brought into this budget. And we had also discussed about no GST returns after 3 years. Then there are some other changes with respect to direct taxes. So there is now ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑनलाइन गेमिंग से बहुत सारे लोग पैसा भी अर्न कर रहे हैं। सो इन दैट केस अभी तक क्या हो रहा था, ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनीज TDS डिडक्शन कर रही थी अंडर सेक्शन 194BB और 194B कि जैसे गैम्बलिंग में TDS डिडक्शन होता है उस तरह से डिडक्शन हो रहा था। बट नाउ गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ 2 डिफरेंट सेक्शंस 194BA एंड 115BBJ फॉर ऑनलाइन गेमिंग से आपका जो इनकम होगा उस पर TDS भी डिडक्ट करना है। अगर 10,000 से ज़्यादा का आपका नेट रेवेन्यू है तो उस पर TDS डिडक्शन है और उस पर 30% का टैक्स रेट लगेगा। Then 54 और 54F में भी कुछ सीलिंग या कैप आई है। Yes. So 54 and 54F is with respect to exemption for long term capital gains. So अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और उसके बाद अगर तुरंत आप नए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको एग्जम्पशन था, तो दैट एग्जम्पशन इज स्टिल देयर। बट सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट ले रहे थे कि उन्होंने फॉर एग्जांपल 150 करोड़ का कैपिटल गेन है, सामने 150 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लिया तो उसको एग्जम्पशन मिल जाता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कैप रख दिया है, 10 करोड़ तक का ही एग्जम्पशन मिलेगा 54 और 54F बोथ द सेक्शंस। देन there is one more changes with respect to conversion of gold to electronic gold receipts or vice versa. So you can convert now, you can deposit your gold to vaults. So government has come up with vault schemes. SEBI is monitoring that scheme. So उसमें अगर आपने उसको कन्वर्ट किया है तो उस पर भी आपको राइट नाउ कैपिटल गेन भरना था, बट उसमें एग्जम्पशन दे दिया है कि ट्रांसफ़र कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, तो उसमें कैपिटल गेन का इश्यू नहीं है। And there is one more to prevent double deduction. Sometimes with respect to some house property you had purchased, for that purpose you are paying interest, for that purpose you are getting deduction. Interest का आपको deduction 24 section 24 में मिल रहा है, but बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि 24 नंबर के सेक्शन में भी डिडक्शन ले रहे हैं और जब वो हाउस बेचते हैं तो उसको वो इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉस्ट ऑफ दैट असेट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और उसका डिडक्शन ले रहे हैं। तो डबल डिडक्शन नहीं मिले उसके लिए सेक्शन 48 में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ असेट को भी चेंज किया है कि आपको जो डिडक्शन आपने 24 के सेक्शन में लिया है वो आपको कंसिडर नहीं करना है कॉस्ट ऑफ असेट में। जी हाँ व्यूअर्स, तो ये थे हमारे साथ सीए ब्रीज साहब जिन्होंने हमारे साथ ग्लिम्पसेस ऑफ द बजट डिस्कस की। ये वीडियो में हमने कवर किया है बेसिकली डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड अदर एरियाज।
आगे हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम आगे वीडियोस लाने वाले हैं विद रिगार्ड टू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस बजट टू द सैलरीड क्लास, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड टेक अवेज फ्रॉम दिस बजट फॉर द बिजनेस कैटेगरी, और एक लुक्रेटिव एरिया विच इज गिफ्ट सिटी, सेटिंग अप ऑफिसेस इन IFSC, उस पे भी हम स्पेशल वीडियो लेके आने वाले हैं कि हाउ टू सेट अप द ऑफिसेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस बजट, which is the changes which is brought by this budget. Thank you so much.